हाय, अब हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 17 जिसका कि नाम है स्ट्रक्चर। कि स्ट्रक्चर का यूज क्यों करते हैं और क्यों इसकी रिक्वायरमेंट आई है और स्ट्रक्चर्स का यूज कैसे करते हैं। लेकिन चैप्टर नंबर 17 पे जाने से पहले हम ऑलरेडी चैप्टर टोटल 16 चैप्टर लेटेस्ट सी के सोल्व कर चुके हैं। न केवल थ्योरेटिकल पार्ट बल्कि उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया है। जितने भी प्रोग्राम्स हमें दिए गए तो उन सबको हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो न केवल सी लैंग्वेज बल्कि आने वाले टाइम में हम फुल स्टैक डेवलपर बनने का जो प्रोसेस होता है पूरा का पूरा, या फिर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो पाथ होता है बनने का, उन सबके अंदर हम आपको गाइड करते हुए रहेंगे। हमारा जितना भी एक्सपीरियंस है वो सब कुछ हम आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैप्टर नंबर 17 के ऊपर आगे बढ़ने से पहले हम अभी तक टोटल जो 16 चैप्टर के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं उन सबको एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो या फिर कोई भी जनरल लैंग्वेज हो, हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, हर लैंग्वेज के पर्टिकुलर ग्रामर होती है। उसी तरीके से ग्रामर के अंदर क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स डिफाइन होते हैं किस तरीके से किस सेंटेंस का यूज करना है, कि सेंटेंस कैसे बनते हैं। उसी तरीके से सी लैंग्वेज के अंदर जो भी रूल्स डिफाइंड है वो सब हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिसाइड स्टडी करा था, जिसके अंदर की रूल्स ऑफ सी प्रोग्राम जो बेसिक रूल्स होते हैं। चैप्टर नंबर 2 के अंदर डिस्कस करा था कि सी के इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है सी के अंदर हम प्रोग्रामिंग सेंटेंस को किस तरीके से टाइप करते हैं, किस तरीके से लिखते हैं। सेंटेंस के बेस के ऊपर ही हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं कि अब उसको क्या काम करना है क्या नहीं करना है, जैसे कि क्या इनपुट इंस्ट्रक्शंस होंगे, कैसे आउटपुट हम लेंगे, किस तरीके से उनका यूज करेंगे। अब प्रोग्रामिंग करते टाइम पे हमारे सामने कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हमारे पास मल्टीपल चॉइस अवेलेबल होते हैं, उनमें किसी एक को चूज करना होता है। मतलब कि हमारा जो प्रोग्राम होता है उसके फ्लो को हम कंट्रोल करते हैं कि कब कौन से कोड को रन करना है। तो ऐसी कंडीशन जब आती है तो ऐसी डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सेंटेंस होते हैं उनको बोलते हैं डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। और ये होते हैं इफ हो गया, इफ एल्स हो गया, नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स का मतलब होता है इफ एल्स के अंदर भी हम इफ एल्स के अंदर कॉल करते रहे, मतलब कंडीशन के अंदर कंडीशन को चेक करते रहे। अब सिंपल डिसीजन मेकिंग के अंदर तो इफ एल्स का यूज हो जाता है, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग आती है जैसे कि लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, मतलब कोई दो ऑपरेंड का कंपेरिजन करना है या कुछ भी करना है, तो उसके लिए हमारे पास में डिसीजन कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग के लिए जो थे रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर, इन सभी ऑपरेटर्स के ऊपर डिस्कशन हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर करा था। अब क्या आता है कि हमारे पास कई बार सिचुएशंस आती है हमारे पास में जो कोड ब्लॉक होता है वो उसी टास्क को पर्टिकुलर टास्क को बार बार हमें रिपीट करना होता है। जैसे मान लीजिए 2 के टेबल हमें ड्रॉ करनी है तो एक ही चीज को हमें 2 को मल्टीप्लाई करना हो किसी पर्टिकुलर नंबर से। इस तरह का जब भी कम टास्क इम्प्लीमेंट करते हैं तो बार बार कॉल करना पड़ रहा है, किसी पर्टिकुलर लाइन्स ऑफ कोड को बार बार रन करवाना पड़ता है, तो उसको लूप के अंदर अलग से इंक्लूड कर लेते हैं। लूप्स के थ्रू हम उस चीज को बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर चैप्टर नंबर 5 में हमने वाइल लूप के ऊपर स्टडी करा था, लेकिन चैप्टर नंबर 6 के अंदर मोर कॉम्प्लेक्स रिपीटेशन जिसके अंदर के हमने स्टडी करा था फॉर लूप को, डू वाइल लूप को, नेस्टेड लूप्स को। और नेस्टेड लूप्स के साथ में हमने ये भी डिस्कस करा था कि अगर एक लूप का जो प्रोग्राम का जो फ्लो है लूप के अंदर कंटिन्यूस चलता रहता है तो उसको भी अगर हमें कंट्रोल करना है तो कैसे करते हैं। उसको कंट्रोल करने के हमारे पास में दो कीवर्ड्स होते हैं, कंटिन्यू एंड ब्रेक। उन सब के ऊपर भी स्टडी हमने चैप्टर नंबर 6 के अंदर करी है। चैप्टर नंबर 7 तक केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जैसे चॉइसेस अवेलेबल होती है उनमें से हमें किसी को चूज करना हो तो वो आती है इफ एल्स का यूज करते हैं। वैसे अगर हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल हैं कि कब पर्टिकुलर चॉइस के ऊपर क्या काम करना है, तो ऑन द बेसिस ऑफ चॉइसेस जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके अंदर यूज करते हैं केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का। केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के अंदर स्विच केस डिफॉल्ट होता है। जिस तरीके से हमारा लाइट का कनेक्शन होता है, हमारे पास जो प्लेट लगी रहती है उसमें मल्टीपल स्विचेज होते हैं, जब जिस स्विच को क्लिक करेंगे वो वाला एक्टिविटी परफॉर्म हो जाएगी, वो इंस्ट्रूमेंट हमारा ऑन हो जाएगा। उसी तरीके से स्विच केस का यूज हम प्रोग्रामिंग के अंदर करते हैं। अब चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमने स्टडी करा था फंक्शन। सी लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस क्या होता है। जैसे लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को बार बार रिपीट करने के लिए, तो उसी तरीके से अगर कोई ऐसा हमारे पास वो ऑपरेशन है जो कि कभी कभी हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज होता है और सेपरेट है, उसको मल्टीपल टाइम हमें यूज करना है, तो रीयूजेबल कोड अगर हमें बनाना है। अगर बात करते हैं लूप की, तो लूप को तो जहां भी हमें एग्जीक्यूट करवाना पड़े बार बार उस कोड को हमें लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें उसी पर्टिकुलर कोड को बार बार रिपीट ना करना पड़े, लिखना ना पड़े, तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं फंक्शंस को और फंक्शंस को कॉल कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 के अंदर हम डिस्कस करते हैं क्या फंक्शंस होते हैं, उनको यूज क्यों करते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। अब चैप्टर नंबर 9 के अंदर जैसे फंक्शंस हमने बना रखे हैं तो फंक्शन को कॉल किस तरीके से करते हैं कि कॉल बाय वैल्यू है, कॉल बाय रेफरेंस है, ये सब हमने
चैप्टर नंबर 9 के अंदर डिस्कस करता है जिसका कि नाम था पॉइंटर्स। पॉइंटर्स का काम क्या होता है सी लैंग्वेज के अंदर, मेमोरी एड्रेस को या कंपाइलर मेमोरी लोकेशन किस तरीके से करता है, मेमोरी का मैनेजमेंट हमारे प्रोग्राम को हम पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हमने चैप्टर नंबर 9 के अंदर डिस्कस करा। अब जैसे फंक्शन का यूज करते हैं हम, पर्टिकुलर टास्क को अगर हमें रिपीट करना हो तो रीयूजेबल कोड लिखना है तो उसको हम सेपरेटली लिख देते हैं। उस पर्टिकुलर कोड ब्लॉक का जो कोड होता है, कोड ब्लॉक को हम नाम दे देते हैं किसी फंक्शन का। अब अगर कोई ऐसा फंक्शन हो जो खुद ही कॉल करे तो उसको बोलते हैं रिकर्जन, मतलब ऐसा कोई फंक्शन जो खुद को ही कॉल करता रहे, वो चैप्टर नंबर 10 के अंदर हमने डिस्कस करा है। अब चैप्टर 1 के अंदर में डिस्कस करा था डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया। लेकिन केवल इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर से हमारा काम नहीं चलता है, क्योंकि हर जो डेटा टाइप है उसके साथ में मेमोरी एसोसिएट होती है। जैसे इंटीजर 2 बाइट के अंदर लेगा, 4 बाइट के अंदर लेगा कि 8 बाइट लेगा। लेकिन अगर उन्हीं को अगर हमें ज्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करवानी है कि ज्यादा मेमोरी साइज के साथ में काम करना है, तो वो डिस्कस हमने चैप्टर नंबर 11 में करा था, जिसके अंदर डेटा टाइप रिविजिटेड। तो उसके अंदर हमने ना केवल ये डिस्कस करा था कि पर्टिकुलर डेटा टाइप के साथ में कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई होगी आपके वेरिएबल की, बल्कि मैं ये भी डिस्कस करा था कि मेमोरी के जो अलोकेशन है वो कौन सी स्टोरेज क्लासेस को फॉलो करेगी। स्टोरेज क्लासेस क्या होती है, जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो एक तो वेरिएबल का नाम होता है, उसके साथ में उसका डेटा टाइप होता है, उसी के साथ में उसका एक और पैरामीटर होता है स्टोरेज क्लासेस, जो ये डिफाइन करती है कि जो आपने मेमोरी ऑक्यूपाई करी है उस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए वो किस तरीके से करी गई है। बाय डिफॉल्ट स्टोरेज क्लासेज सी का कंपाइलर अपने आप ऑटोमेटिकली उसको हैंडल करता है, लेकिन आप चाहें तो उसको फोर्सफुली अपने अकॉर्डिंग भी चेंज करवा सकते हैं। ये सब हम चैप्टर नंबर 11 में डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है चैप्टर नंबर 12 के अंदर, द सी प्री प्रोसेसर। सी प्री प्रोसेसर क्या कर रहा था कि एक प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है सी लैंग्वेज का, तो प्रोग्राम फर्स्ट लिखने से लेकर के फाइनल आउटपुट आने तक का जितना भी प्रोसेस होता है कि कब कंपाइल हो रहा है, कब एग्जीक्यूट हो रहा है, कब कौन कौन से हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर रहा है, कहाँ मैक्रो का एक्सपेंशन हो रहा है, ये सारी चीजें हम चैप्टर नंबर 12 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब ये बेसिक हो गया पूरा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 11 तक। 12 के अंदर हमने ये डिस्कस करा कि ठीक है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होता है। अब चैप्टर नंबर 13 से हमारी एडवांस सी लैंग्वेज स्टार्ट हो गई। इसके अंदर हमने स्टडी करा था एरे। एरे क्या होता है, अगर हमें मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करने हो सेम डेटा टाइप के तो उसका अल्टरनेट होता है हमारे पास में एरे। एरे को हो गया। अब एरे को भी हम मल्टी डायमेंशनल हो सकता है, 2D हो सकता है, 3D हो सकता है, ये हमने चैप्टर नंबर 14 के अंदर डिस्कशन कर लिया है। अब अगर हम नॉर्मल न्यूमेरिकल एरे की बात करते हैं तो 1D और 2D या 3D जितने भी तरह के हैं वो सब हमने चैप्टर नंबर 13 और 14 के अंदर डिस्कशन कर लिया। अब बात आती है अगर हम स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं या स्ट्रिंग या टेक्स्ट बेस्ड जो भी काम हमें करना, तो वो हमने चैप्टर नंबर 15 के अंदर स्टडी करा था, जिसका नाम था स्ट्रिंग। जिस तरीके से हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे होता है उसी तरीके से हमारे पास में मल्टीपल स्ट्रिंग्स को हैंडल करने के लिए भी एरे होता है, तो उसको हमने चैप्टर नंबर 16 के अंदर डिस्कशन करा है। हैंडलिंग मल्टीपल स्ट्रिंग, किस तरीके से पॉइंटर का यूज करके हम बहुत इजी तरीके से स्ट्रिंग्स के ऊपर मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो ये है था अभी तक का हमारा टोटल 16 चैप्टर का रिकैप। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 17 के ऊपर कि स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, चाहे स्ट्रक्चर्स क्यों होते हैं। तो सबसे पहले तो वाई यूज स्ट्रक्चर, के स्ट्रक्चर को यूज क्यों करना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हमारे पास में अगर नंबर डिनोट करना है, जैसे कोई प्राइस, कोई भी प्रोडक्ट है हमारे पास में, उसका अगर प्राइसिंग पूछेंगे तो वो इंटीजर में हो जाएगा या फिर फ्लोटिंग पॉइंट में हो जाएगा। अगर उसका नाम पूछेंगे तो वो स्ट्रिंग के अंदर हो जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए कि आपके पास आपको शॉपकीपर और आपके पास में कोई आइटम है, उसको मैनेज करना है, उसके मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के सपोज यू वांट टू स्टोर डेटा अबाउट ए बुक। जब मैं बुक की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या होता है, बुक की एक प्राइस होती है, बुक का नाम होता है, बुक का ऑथर का नाम होता है, उसके अंदर टोटल नंबर पेजेस कितने हैं, ये सब कुछ, इसमें काफी सारे फील्ड्स होते हैं। तो अब इस तरह के फील्ड अगर हमें स्टोर करना है तो क्या करेंगे, हो सकता है कि हम उसके अंदर मल्टीपल एरेज को यूज करें, हो सकता है कि कुछ और पैटर्न भी हो जिसके थ्रू हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ये चीज कर सकते हैं। तो इस तरह के जब हमारे पास सिचुएशंस आती है तो इनको सोल्व करने के हमारे पास दो अप्रोच होती है। एक तो ये होती है कि कंस्ट्रक्ट इंडिविजुअल एरे एंड वन ऑफ द स्टोरिंग नेम्स, अनदर स्टोरिंग प्राइसेस, स्टिल अनदर स्टोरिंग नंबर ऑफ पेज। मतलब कि आपके पास जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उस पर्टिकुलर डेटा टाइप के आपको एरे डिक्लेयर करने होंगे। और दूसरा अप्रोच आती है हमारे पास में स्ट्रक्चर को यूज करने का। अब स्ट्रक्चर को यूज करके कैसे कर सकते हैं और एरे का यूज करके कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं। जैसे कि अप्रोच 1 के अंदर मैंने बताया कि एरे का यूज करके कर सकते हैं। एक बुक है, बुक का एक तो नाम हो गया, प्राइस हो गया, पेज आ गया। तो देखिए नाम किसके अंदर स्टोर हो सकता है, वो कि स्ट्रिंग के अंदर होगा, स्टोर कैरेक्टर एरे के अंदर हो गया।
उसका अगर प्राइसिंग है तो वो फ्लोटिंग हो सकती है, न्यूमेरिकल हो सकता है, नॉर्मल इंटीजर हो सकता है, तो फ्लोटिंग ले लिया। टोटल नंबर ऑफ पेजेस इंटीजर टाइप के होंगे तो वो हमने इंटीजर ले लिया। मतलब एक बुक की वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमारे पास में 3 वेरिएबल्स आ गए। अब इस तीन, अगर हमें मल्टीपल एरेज का यूज नहीं करना है, मल्टीपल एरेज को यूज ना करके इसकी जगह में कुछ ऐसा पैटर्न हमें मिल जाए कि सिंगल तरीके से हम काम कर ले, तो उस जो सिंगल तरह का जो अप्रोच आती है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। तो क्या होता है, सी प्रोवाइड्स ए स्पेशल डेटा टाइप द स्ट्रक्चर। अब इसको सिंपल से अपने लैंग्वेज के अंदर बोल दें तो क्या होगा, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये सब सी लैंग्वेज के कंपाइलर के डिफाइंड डेटा टाइप है। लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, अपना यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो गया कि आपको जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप अपना डेटा टाइप बना सकते हो। तो ये हो गया। लेकिन अपना जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होगा वो बेस डेटा टाइप जो है उनको यूज करके बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है, स्पेशल डेटा टाइप है और कुछ नहीं। जिस तरीके से हम इंटीजर यूज करते हैं उसी तरीके से हम स्ट्रक्चर को भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम फ्लोटिंग को यूज करते हैं, फ्लोट को यूज करते हैं, वैसे हम स्ट्रक्चर को भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर कंटेन नंबर ऑफ डेटा टाइप ग्रुप टुगेदर। स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, जैसे इंटीजर भी आ सकता है, स्ट्रक्चर के अंदर आप इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर या किसी भी तरह के डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हो। वैसे ऐसे फील्ड हो सकते हैं। डेटा टाइप मे और मे नॉट बी द सेम टाइप। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इंटीजर भी हो गया, कैरेक्टर भी हो गया, फ्लोट भी हो गया। हो सकता है कि तीन अलग अलग हमारे पास में एट्रीब्यूट होते हैं, तो इंटीजर टाइप भी हो सकते थे, फ्लोटिंग टाइप भी हो सकते थे, कैरेक्टर टाइप भी हो सकते थे, मिक्स भी हो सकते हैं। तो ये सब कुछ हो सकता है स्ट्रक्चर के अंदर। अब जो हमने डिस्कस करा था कि एक बुक को स्टोर करने के लिए हमारे पास में 2 मेथड है। अप्रोच 1 के अंदर मल्टीपल एरेज का डिक्लेयर करके कर दिया। अब अप्रोच 2 क्या है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, जैसे कि अब ये डिक्लेरेशन का क्या मतलब है क्या नहीं, ये हम आगे आने वाले वीडियोज के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे हमने स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया, तो जैसे एक नॉर्मल वेरिएबल काम करता है डेटा टाइप के साथ में, जैसे तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि डेटा टाइप क्या नाम, डेटा टाइप का नाम क्या हो गया, बुक। तो उसको पूरा यूज कैसे करेंगे, स्ट्रक्ट बुक। तो ये क्या आइडेंटिफाई करेगा कि स्ट्रक्चर है बुक नाम का, उसके वेरिएबल डिक्लेयर हो गया B1, B2, B3। अगर इसको इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर दो क्या होता है, यहाँ पे केवल स्ट्रक्ट बुक की जगह पे इंट होता है और B1, B2 ये डिक्लेयर हो जाता है। तो ऐसे ही हमारा स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर का यूज इस तरीके से हम उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कर सकते हैं। ओके, तो आने वाली वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे किस तरीके से वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, स्ट्रक्चर का यूज कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू।